अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर में 3 बच्चों के बाप को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने से कासिर है, जबकि मकतूल की माँ दुहाइयाँ देती है कि उसके बच्चे के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। इस तरह के अंधे कत्ल जिनके अंदर शूटर्स या टारगेट किलर्स को इस्तेमाल किया जाता है, ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। पुलिस की तरफ से बहुत से दावे किए जाते हैं कि इंसाफ जो है वो आवाम की दहलीज पे दिया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मुद्दई हैं जो अपने प्यारों को खो देते हैं और उसके बाद इंसाफ के मतलाशी होते हैं। आज जिस केस के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी कुछ ऐसा ही है कि 3 बच्चों का बाप घर से अपनी फैक्ट्री के लिए निकला और जब वो घर वापस आ रहे थे रोज़ी रोटी कमाने के बाद, तो पहले से घात लग गए मुल्ज़िमान ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी और बकौल मुद्दईयों के टारगेट किलिंग की और उनको गोलियां मारकर ज़ख्मी हालत में छोड़ के चले गए, जिसके बाद वो दम तोड़ गए। मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन 3 माह से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी आज तक कोई मुल्ज़िम भी पुलिस ना तो हिरासत में ले सकी ना ही गिरफ़्तार किया। यहाँ तक के मुद्दईयों का इल्ज़ाम है कि जिन लोगों के ऊपर शक किया गया है उन लोगों के साथ भी पुलिस का रवैया जो है वो इंतहाई अच्छा है और ना सिर्फ उनको मुल्ज़मान की तरह देखा नहीं जा रहा, बल्कि उनको एसी वाले ठंडे कमरों में बिठाया जाता है और उनकी अवगत की जाती है। हमारे साथ इस केस के मुद्दई मौजूद हैं जो सगे भाई हैं मकतूल के, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, मुकदमा किन लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया गया और अब तक क्या उसमें पेश रफ्ता है। मोहतरम, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम इरफान भट्ट है। इरफान साहब, किसको कत्ल किया गया, वो आपके क्या लगते थे और कहाँ पे ये वाक़या पेश आया? जी, मेरे वो सगे भाई थे, छोटे और 2 साल छोटे थे मेरे से। 24 फरवरी की रात को फैक्ट्री से निकले हैं तकरीबन 8:15 बजे। तो करीब शेखुपुरा रोड है, मेन रोड पे चढ़ने के लिए चंद सेकंड के लिए रुकना पड़ता है। वो 2-3 सेकंड के लिए रुके हैं। वहीं पे टारगेट किलर जो घात लगाए खड़ा था, जिसको फैक्ट्री से या उसके आसपास से पहले ही इतला दे दी गई थी, वो सड़क पार करके सामने वाली साइड से आया और 1-2 सेकंड के अंदर गोली मारकर फरार हो गया। यूजुअली जो आपके भाई थे जब वो फैक्ट्री जाते थे तो वापस कितने बजे निकलते थे फैक्ट्री से? वो वापस निकलते थे तकरीबन 6-6:30 बजे, लेकिन उस दिन वो 8:15 बजे निकले। वो कातिल जो है वो ज़रूर 2-3 घंटे से घात लगाए खड़ा होगा। उस रात लेट निकलने की क्या वजह थी? उनके करीब उनके पास कोई बंदा बैठा हुआ था जो 2 घंटे से कहता है कि मैं उनके पास, मतलब उनके साथ कोई बातचीत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चल रही थी, इस वजह से वो देर हो गई। तो जो बंदा साथ बैठा हुआ था उसने कुछ बताया कि कोई कॉल वगैरह आई हो या लेट होने की कोई वजह, या क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं ना जिसको अगले दिन सुबह भी किया जा सकता है, बंदा कहता है यार मुझे अब घर जाना है, बच्चे वगैरह इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई नॉर्मल गुफ्तगू चल रही थी कि बस कारोबारी किस्म की। मुकदमा आप लोगों ने थाना फिर शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया में थाना शेखुपुरा फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज करवाया। 90 रोज़ गुजरने के बाद भी आज भी हम उस मुकाम पे खड़े हैं जिस मुकाम पे पहले थे। जब आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया उस टाइम आप लोगों को किसी को शक वगैरह था, किसी को नॉमिनेट किया? हाँ जी, उनके भाई के पुराने ससुराली जिनके साथ जायदाद का तनाज़ा पिछले 6-8 माह से चल रहा था। पुराने ससुराली तलाक दे दी जी, उनकी अहलिया यानी तलाक फौत हो गई। अच्छा, तो उनके साथ जायदाद का तनाज़ा 6-8 माह से चल रहा था। वो तो जहेज में लेके ही जायदाद? नहीं जी, भाई ने अपनी मिसेस के नाम पे जायदाद की थी, लेकिन वो उनकी भाई की बीवी की फौतगी के बाद वो बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। बच्चों पर उन्होंने गार्डियनशिप का केस कर दिया कि वो हम उनके गार्डियन बनना चाहते हैं, लालच में आके। सगे बाप की ज़िंदगी में एक नानी जो कि अपना दूसरी तीसरी शादी कर चुकी है और उसके सौतेले साले जहाँ पे नामहरम है, नानी का जो खामंद है वो नामहरम है बच्चियों के लिए, उनके पास वो कैसे जो थी अदालत उनको गार्डियनशिप दे सकती थी? गार्डियनशिप फिर केस उन्होंने सिर्फ लालच में की थी और उन्होंने भाई ने सब केसेस जीत लिए,
लेकिन उन्होंने दिल में शायद गरज रखा और उसका उन्होंने बदला लिया। तो आप लोगों के मुझे किसी ने बताया था कि आपके भाई का वो जो आपकी पहली भाभी थी उन्होंने खुदकुशी की, कोई कत्ल का भी इशू चलता रहा जी। वो भी कोई जब उन्होंने गार्डियनशिप का हम पे केस कर दिया, उसके अलावा फिर उन्होंने धमकियां दे दी और भाई को धमकियां भी कत्ल की देते रहे। तो कौन लोग धमकियां देते रहे? हम पे वो उन्होंने कत्ल का मुकदमा भी कर दिया। जो नहीं, आपके भाई को कत्ल की धमकियां कौन लोग देते रहे? जो सौतेले साले थे उनकी तरफ से कत्ल की धमकियां आई थी। जो आपकी भाभी के सगे भाई नहीं थे। अच्छा। तो आप लोगों के खिलाफ, आपके भाई ने उनके खिलाफ कोई दरखास्त वगैरह कभी किसी थाने में दी? जी, दरखास्त दी हुई है, बल्कि पर्चा दर्ज हुआ हुआ है उनके खिलाफ कि इन्होंने कत्ल की धमकियां दी उनको। कौन से थाने में पर्चा दर्ज करवा? थाना चौंग में टेलीग्राफिक एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ? मुझे टेक्निकल नाम नहीं उसका आता। हाँ जी, टेलीफोन पे धमकियां। फिर उसके ऊपर उस केस में क्या बना? उस केस का भी बस एंड पे जब वो केसेस खत्म हुए तो वो फिर वो भी भाई ने उसको फॉलो अप छोड़ दिया। जब आपने अपने भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया और उनके पुराने जो साबका ससुराल है वाले हैं उनके ऊपर आपने शक का इजहार किया, कोई नॉमिनेट किया किसी? नहीं, नॉमिनेट नहीं किया, सालों के बाद हमने ये कहा था कि इनका तनाज़ा जो था वो 6-8 महीने से शदीद नौयत का चल रहा था। पुलिस ने कभी उनको बुलाया, कोई तफ्तीश हुई, आप लोगों को कभी पुलिस ने बस उनके साथ उनको बुला के उनसे बयान लिए हैं, तफ्तीश वाला कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। अमूमी तौर पे जो ये फैक्ट्री के ऑनर्स वगैरह होते हैं उन्होंने काफ़ी जगहों पे कैमरास वगैरह लगाए होते हैं, उनको कैमरा में मुलजिम की कैमरा मुलजिम का अक्स आ रहा है, लेकिन उसकी तस्वीर जो है वाज़ेह नहीं है। लेकिन ये मालूम हो रहा है कि वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो जियो फेंसिंग में उसका रिजल्ट आना चाहिए। पहले भी एक बार जियो फेंसिंग हुई है, वो उसमें भी मुख्तलिफ एरर्स थे। उसके बाद दोबारा हमने मुख्तलिफ जो भी अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके दोबारा जियो फेंसिंग की रिक्वेस्ट की और फिर जियो फेंसिंग हुई, उसका रिजल्ट आया। अब उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उसमें से अभी तक पिछले 10 दिनों में जो दोबारा जियो फेंसिंग का रिजल्ट आया उसमें तलाश कुछ नहीं कर पाए। तो अगर एक बंदा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है तो वो इनको जियो फेंसिंग वालों को ढूंढना चाहिए कि जिस तरह मर्जी ढूंढें। तो आपको क्या लगता है कि आपके भाई को किस वजह से कत्ल किया और किन लोगों ने कत्ल करवाया होगा? क्या शक है आपका? हमने जितना हमें पता था हमने पुलिस वालों को बता दिया। कोई उनकी लड़ाई झगड़ा, कोई कारोबारी मामला तो नहीं? कारोबारी मामला तो उनके थे, लेकिन वो इतने ज्यादा शदीद नौयत के नहीं थे कि उनमें कोई कुछ निकल सके। लेकिन अब ये तो पुलिस का काम है कि पुलिस उनको ढूंढे और निकाले। तो अब जो आपके भाई हमें जितना पता था हमने उनको बता दिया। अब बच्चों जो हैं वो आपके पास ही तीनों? हमारे पास है। माँ जी आप बताइएगा कितने बच्चे आपके? ये पकड़ लीजिएगा। मेरे 5 बच्चे, 2 बेटियां 3 बेटे। ये इनका कितना नंबर था? ये सबसे छोटा था। सबसे छोटा था और सबका प्यारा था, सबका लाडला था और सबका ख्याल रखने वाला था। हमारा भी ना दिन गुजरता है ना रात गुजरती है। पुलिस के पास जा के रोजाना आज ये काम है, आज ये वो काम है, बुला लिया या कर लिया। थक गए हैं हम लोग। 3.25 महीने हो गए इस बात को। हमें नहीं पता कि ये कैसे उसको वज़ीर आज़म साहब के पोर्टल पे भी हमने अपील की है, वहाँ से भी कोई बस रिस्पॉन्स यही आया जी होगा, हो जाएगा। अब आप किस से जाके अपील करें? वज़ीर आला से करें, चीफ जस्टिस साहब से करें, IG साहब से करें? ये सब क्या टीवी में तो यही आता है, आवाम के लिए अदालतें खुली हैं, आवाम के लिए खुली हैं। हमसे ज़्यादा जोर कौन लगाएगा कि बिला नागा हमारे आराम से एक दिन भी नहीं बैठे हैं। माँ जी बेटे जो हैं वो बच्चों के बड़े, अगर के मुल्क के इंडस्ट्रीज के साथ ऐसा हो सकता है तो ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहा। माँ जी बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं वो माँ के साथ बहुत ज़्यादा उनका ताल्लुक होता है, एफिलिएशन होती है। कभी आपके बेटे ने कभी बताया था कि कोई खदशा वगैरह किसी चीज़ का जाहिर किया था? ये बस ये कोई 6 महीने से ज़्यादा ये जब इन्होंने किया ना बच्चों की कस्टडी के लिए नानी ने, तब से वो बहुत परेशान हुआ और उसने फिर अपनी तैयारी की कि आइंदा मेरे बच्चों को कोई ये ऐसे ना कर सके, बिना सिर्फ लालच में कि बच्चों के आएंगे तो बच्चों के तो जिन अब क्या बताएं, कितना बताएं? तो आपको क्या लगता है कहाँ पे हर्डल है, क्यों इंसाफ नहीं आपको मिल पा रहा, क्यों कातिल नहीं पकड़ा जा रहा? पुलिस बताए ना हमें, ये तो पुलिस का काम है। किस लिए ये आवाम के हमारी मेरा बेटा टैक्स होल्डर था, बहुत ज़्यादा देता था टैक्स, तो क्या उसके लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा? आपको लगता है आपको इंसाफ मिल सकेगा? नहीं, नज़र नहीं आ रहा, अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। अब आप लोगों की कोशिश है
कि हम ये 2-3 जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं, अखबारों में दिया हमने, तो शायद ये कुछ पुलिस जाग उठे, अभी तक तो नहीं जागी आज तक। तो जब पुलिस के पास आप लोग जाते हैं, भट्ट साहब आप बताइएगा, बस जब ये आप लोग सुन पुलिस के के पास बस- जाते हैं पुलिस क्या कहती क्या है? कोई तो आपको कर रहे किसी हैं, ना अभी किसी देख तरह तो रहे हैं, सेटिस्फाई अभी। करने की कोशिश करती होगी, क्या कहती है? कुछ भी नहीं, बस कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, हम तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन तफ्तीश होती नजर नहीं आ रही, रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ हमारे साथ कुछ नहीं कर शेयर करते या कुछ ऐसा मामला, बस हमें ये कहते हैं कि जियो फेंसिंग में कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने 1.5 महीना इसी में लटकाई रखा कि जियो फेंसिंग का रिजल्ट आएगा तो कुछ करेंगे। 1.5 महीने बाद जियो फेंसिंग का रिजल्ट आया तो वो भी इनकम्प्लीट था। उसके बाद दोबारा जियो फेंसिंग आई है, 10 दिन हो गए उस पर काम कर रहे हैं। बस हमें लेके जो पहले दिन रिजल्ट था, अभी भी हम उसी तरह मुंतज़िर हैं इंसाफ के कि शायद ये कुछ इसमें से नतीजा निकालें। तो जो कि फ़ोन में वीडियो कॉल, जो आसपास की सीसीटीवी फुटेज जो कि हमने इनको प्रोवाइड की है, इन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की कि अपने कोई बंदा भेजें और जाके मुख्तलिफ जो आसपास की जगह हैं वहाँ से सीसीटीवी वीडियो इकट्ठी करें। हमने खुद एक एक फैक्ट्री में जाके, एक एक कोने पे जाके हमने सीसीटीवी वीडियो इकट्ठी करके इनको दी है। अब उसमें एक बंदा फ़ोन इस्तेमाल करता नज़र आ रहा है तो इनको चाहिए कि जियो फेंसिंग में जिस तरह भी करें उसको बंदे को ढूंढ के निकालें और उसको उल्टा टांग के उससे तफ्तीश करें। माँ जी आप बताइएगा, आपके पोते पोतियाँ जो हैं ना माँ रही ना बाप रहा, कितना मुश्किल है बच्चों के लिए? ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिन माँ बाप के बच्चे कैसे पालते हैं। मोहब्बत तो इनको बहुत मिली है, सारे सर पे कायम है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। वो हम सब कुछ भी करेंगे ना, फिर भी हमें देख देख के इनको रोना ही आएगा कि हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है, किसने किया है। अल्लाह करे इनके बच्चे भी ऐसे इनके सामने मरे। हमारी तो यही दिन रात दुआ है अल्लाह से। फिर कहते हैं कि नहीं, अल्लाह का बदला ज्यादा सख्त होता है, अल्लाह तू बदला ले इनसे। बेटा आप बताइएगा जिन्होंने कौन सी क्लास में, मेरे बच्चे के साथ ये जुल्म किया है। कौन सी क्लास में बेटा? 6 स्कूल भी आपके खुल गए, अभी ऑनलाइन? आपको पता है कि क्या ये सारे मामला चले हैं आपके? कितना मिस करती हैं आप बाबा को और सारा? बहुत ज़्यादा। आप क्या कहेंगी बेटा? आपके बाबा को ऐसे नामालूम लोग मार के चले गए और अब आप क्या समझती क्या? हमारे बाबा कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक सुपर हीरो थे। हमारी मम्मा के फौत होने के बाद वो हमारे मम्मा भी थे, हमारे बाबा भी थे। वो हमारे नेल्स खुद काटते थे, हमारे पाँव अपने हाथों से धोते थे। देयर वाज नथिंग जो उन्होंने हमारे लिए नहीं किया। तो आप जस्ट टू सीक जस्टिस आप क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए? कि हमारे बाबा के कातिलों को जल्दी पकड़ा जाए। बाबा याद आते हैं बेटा? जी कितना? बहुत। क्या कहेंगी आप बाबा के लिए? हम जानना चाहते हैं कि हमारी इतनी सिंपल और हैप्पी लाइफ को किसने डिस्ट्रॉय की है। वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पुलिस ऑफिशियल्स टू प्लीज ब्रिंग जस्टिस टू माय फादर एंड माय फैमिली। आप कौन है बेटा? उस्मान भट्ट साहब मेरे मामू थे। मैं मान किस तरह के मामू थे वो? इनकम्पेरेबल इंसान थे वो। ही वॉज द बेस्ट मैन दैट आई एवर सीन इन माई लाइफ। जिस इंसान को, फैमिली तो फिर दूर की बात है, जिस इंसान को जिस तरह ज़रूरत होती थी वो उसके उस तरह काम आते थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे उनको उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़े, जो भी हो, वो हमेशा दिन में 24 घंटे हाजिर थे। तो चाहे वो मेरे स्कूल के छोटे मोटे इश्यूज़ हों, जो मर्ज़ी हो, वो वहाँ पे आते थे हेल्प करने के लिए। आप जैसे ये आपके छोटे बहन भाई भी साथ बैठे हैं, जैसे आपके नानो और आपके मामू भी कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए। आप लोग क्योंकि यूथ हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि यूथ जो है वो मुस्तकबिल है, तो बीइंग ए यूथ आप क्या अपील करेंगे? मेरी अपील तो यही है ऑब्वियसली दैट जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, हुएवर कैन एड एंड हेल्प आउट इन दिस मैटर, वो आके हमारी हेल्प करें। हम अपने एंड से जिस तरीके से रीच आउट कर सकते हैं हमने किया है। मैंने सिटीजन्स पोर्टल पे मेरी नानियों की तरफ से रिक्वेस्ट डाली है, और मेरे अब्बू जो हैं वो दिन रात मेरे मामू के साथ जा रहे हैं पुलिस स्टेशन वगैरह।
हम तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं जिस तरह भी हमने जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल के ऊपर क्या रिप्लाई है? पोर्टल के ऊपर ये रिप्लाई आया जी कि वो काम कर रहे हैं, तो हमने उनको स्पीड अप करने के लिए कहा है प्रोसेस, तो आप वेट करें, बस यही। वो पुलिस भी यही कह तो रही है। कोई कंसर्न किसी डिपार्टमेंट ने कभी आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, नथिंग। उस पोर्टल के ऊपर कभी जो कंसर्न पुलिस है उसको जाती वो है? यही है कि पुलिस को उन्होंने चेकअप के लिए उन्होंने कह दिया था कि जी इस तरह से हमें रिक्वेस्ट आई है तो आप बताएं। उन्होंने बुलाया, बातचीत जिस तरह पहले चल रहा था वही उसी तरह उन्होंने ऑफिस बुलाया, बातचीत की, और बस फिर पोर्टल पे भी आ गया कि आपका इशू रिजॉल्व हो गया है। वो ये है कि जी आप ये आपका काम चल रहा है तो आप वेट करें। बट सब लास्टली आप बताइएगा कि आपने दो एस्पेक्ट्स इसके अंदर बताए, एक ससुराल बताया, दूसरा जायदाद। आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ जो है वो आपके भाई की जाने की सबब बनी? लालच है इसके अंदर, रकम की लालच है, या कोई कारोबारी मामला हो सकता है? ज़्यादा चांसेस तो यही है कि रकम का लालच है, वरना जायदाद कारोबारी मामलात जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। मतलब कि उनकी तरफ इतना शक नहीं जाता, जिनकी तरफ शक जाता है उनका इजहार कर दिया। तो अब पुलिस का काम है कि तफ्तीश करके उनको ढूंढा जाए। मजलूम कैफर किरदार। बहुत मेहरबानी। आप मकतूल के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे। मकतूल के भाई जो हैं, बड़े भाई जो हैं, वो मुद्दई हैं इस मामले में, और उनकी वालदा का भी आपने सुना कि उन्होंने पीएम पोर्टल के ऊपर दरख्वास्त भी दी है, लेकिन वो भी बेसूद रही है और आज तक किसी ने भी उनसे रब्ता नहीं किया। और अगर कोई रब्ता करता भी है तो वो इंतहाई कोल्ड शोल्डर जो है वो शो किया जाता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनका जो बेटे के कातिल हैं वो सामने नहीं आ रहे, इंसाफ जो नहीं मिल रहा। जबकि आपने बच्चों की गुफ्तगू भी सुने, बगैर माँ बाप के बच्चे जो हैं वो किस अजियत और कब से गुजरते हैं, जिस ख़ानदान में ये चल रहा होगा सिर्फ वही बता सकते हैं। लेकिन इंसाफ के तकाजे हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से क्यों पूरे नहीं किए जा रहे, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। साबिक एडिशनल आईजी पंजाब सरमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। सरमद सईद साहब ने ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान के बेतहाशा अजला के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दी है, और एक वसी और अरीज़ तजर्बा जो है वो पुलिसिंग का भी रखते हैं, और स्पेशली जो मुख्तलिफ नौइयत के क्राइम्स होते हैं उसके ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सरमद साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।
गुज़िश्ता कुछ अरसे से लाहौर के अंदर मुख्तलिफ नौइयत के कत्ल हो रहे हैं। कत्ल एक ही तरह के होते हैं या इनके पीछे मुहर्रिकात तो सबके मुख्तलिफ होती हैं, कोई कत्ल की अक़साम भी होती है? कत्ल एक तो कत्ल होता है कि गलती से कत्ल हो गया, कत्ल बिल खता, जी, बंदूक आप साफ कर रहे थे चल गई। दूसरा होता है कोई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है कि आप किसी को पीछे बैठाकर और वन व्हीलिंग कर रहे हैं और वो बंदा मर गया, तो वो एक है जो आपकी गलती से जब तेज़ रफ्तार ड्राइविंग कर रहे हैं उससे बंदा मर गया, वो कत्ल हो जाता है। उसके बाद एक कत्ल होता है अचानक लड़ाई हुई और आपस में कत्ल हो गया। एक कत्ल होता है जिसके पीछे कोई हिस्ट्री होती है, कोई बैकग्राउंड होती है, मोटिव होता है और सोची समझी स्कीम के तहत कत्ल किया जाता है। एक कत्ल होता है आप अपने सेल्फ डिफेंस में करते हो, कत्ल नहीं होता, बंदा तो मर गया लेकिन वो आपने अपने सेल्फ डिफेंस में किया, आपको फिर साबित करना है कि आपकी जान को खतरा था। तो ये इस तरह इंसान के जो कत्ल होने के, और इसको कत्ल को आपको पता है शिर्क के बाद सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने जुर्म करार दिया है। अभी हाल ही में एक वाक़या पेश आया 3 माह पहले। एक बंदा लाहौर से निकला, अपनी फैक्ट्री गया शेखुपुरा, लाहौर शेखुपुरा रोड के ऊपर, और जब वो वापस निकल रहा था तो कॉर्नर पे मोटरसाइकिल सवार एक खड़ा हुआ था। जब जैसे ही उसने मुड़ने के लिए थोड़ी सी गाड़ी स्लो की, वो उसके करीब आया, गोली मारी। एक ही गोली उसके गर्दन से थोड़ा सा ऊपर लगी और वो फेटल साबित हुई। इस तरह के कत्ल जिनके अंदर मुल्ज़मान का भी पता नहीं चल पा रहा किसने कत्ल करवाया, ब्लाइंड मर्डर जैसे होता है ना, वो ये है कि एक सोची समझी स्कीम से एक बंदे को टारगेट करके उसको कत्ल करवाया है। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कि वो जो शिकार मकतूल है उसको पता हो कि मेरी किसके साथ दुश्मनी है। एक ये हो सकता है कि मकतूल को पता ही नहीं हो, जैसे हम लोग हैं जो नौकरियां करते रहे, हमें क्या पता किससे हमारी कैसी दुश्मनी है, वो होता है। एक होता है कि लोगों को भी पता होता है इसकी दुश्मनी है और मकतूल को भी पता होता है मुझे मेरी दुश्मनी है। तो कई वजह, उसके मोटिव्स बहुत सारे हैं। एक मोटिव होता है हसद, एक मोटिव होता है किसी को रास्ते से हटाने के लिए, एक मोटिव होता है बदला लेने के लिए। तो इस तरह के बहुत से मोटिव हैं। तो ये बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में कत्ल होते रहते हैं। और कुछ कराची वगैरह में तो ज़्यादा कत्ल वो होते थे ना, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन वो कत्ल करवाती थी, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कत्ल करवाती थी। तो हमारे यहाँ लाहौर में अभी वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन लाहौर में जो ट्रेंड अगर बड़ा है तो उसकी जो मुझे शक पड़ता है, हर एक अंदाज़ा है कि हालिया जो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ एक्शन हुआ है, तो लैंड ग्रैबर्स और ये जो ब्लैक मार्केटिंग और बदमाश टाइप लोग, तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और अपना पैसा मुख्तलिफ लोगों के नाम पे रखा होता है। और जब ऐसी सूरत बनती है तो वो जो बेनामी सी प्रॉपर्टी होती है उस पर उसके दूसरे लोग उसको जिसके नाम पे लगाया होता है, जैसे बैंक अकाउंट है किसी के नाम पे, तो वो इनकार कर देता है पैसे वापस देने के लिए, उसका भी कत्ल होता है। तो मुख्तलिफ, अब आपने जिस कत्ल की जिक्र किया है पता नहीं उसके पीछे क्या मोटिव है, पता नहीं उसके कोई दुश्मनी हो। आपको पता है शेखुपुरा और गुजरात और इधर कत्ल बहुत मामूली सी बात समझी जाती है, ट्राइबल टाइप सोसाइटी है। सर साहब, जिस तरह से ये बंदा कत्ल हुआ और उसके बाद बुरसा को शक था कि उसकी जो साबका अहलिया है, हाँ, उसके भाई हो सकता है कि वो इस कत्ल में मुलविस हों, लेकिन 90-95 दिन गुजर गए, पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। ऐसे केसेस का फिर क्या बनने? देखिए, जो ऐसे केसेस होते हैं ना, इन केसेस में चूंकि मुल्ज़म ने सोची समझी स्कीम के तहत कत्ल किया होता है, तो उसमें वो कोशिश करता है कि शवाहद को छुपा दे और शवाहद ज़्यादा से ज़्यादा ना पता चले, एविडेंस कम होती है ऐसे केसेस में। तो आम तौर पे तो कत्ल, ब्लाइंड कत्ल भी होता है, कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे हल हो जाता है, ये कत्ल का जुर्म छुपता नहीं है।
सरवर भाई ये बताइएगा, जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर 3 महीने से ज़्यादा का टाइम होगा, तकरीबन 95 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कत्ल के बारे में उनके पास क्लू नहीं है पुलिस के पास। और जो फैमिली है वो भी एक इज़राबी सी कैफियत से गुजर रही है कि कोई उनको पता ही नहीं है। उन्होंने शक का इजहार ज़रूर किया, लेकिन वो कहते हैं पुलिस ने उनको भी बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। तो ऐसे कत्ल का क्या बनेगा फिर? नहीं, कत्ल मैंने बताया कोई 100% तो तमाम जराइम होते भी नहीं हैं। डिटेक्ट हमारे यहाँ डिटेक्शन ठीक ठाक है, बावजूद इस चीज़ के कि हमारे पास कोई ऐसे ना तो इक्विपमेंट हैं और ना ही तफ्तीशियों के पास इतना टाइम होता है। एक तफ्तीशी को कम से कम महीने में 340 दफ़ा तो, साल में 340 दफ़ा तो जाना होता है कोर्ट में। और 90 केसेस लाहौर पुलिस के पास एवरेज, अब शायद वो एवरेज बढ़ गई है, 90 केसेस एक बंदे के पास होते हैं तफ्तीश करने के लिए, उसको टाइम कम होता है। लेकिन जो इस किस्म के केसेस होते हैं उसमें फिर हम स्पेशल टीम बना देते थे। अभी भी ऐसा ही है कि होमिसाइड स्क्वाड अलग है, तो उनके पास भी सिवाय इन चीज़ों के कोई डीएनए की शवाहद मिल जाएं। अब हमारे पास IBI सिस्टम भी नहीं है कि वो जो होता है केस जो होता है चला हुआ केस खोल या जो उसके अंदर से वो सिक्का जिसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, उनका वो कंपैरिजन करके बता सकता है ये पहले कहीं इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा जियो फेंसिंग भी की होगी। कितनी मौसर है वो? जियो फेंसिंग मौसर है अगर ठीक तरह से की जाए, लेकिन 100% केसेस में तो नहीं होती ना, क्योंकि उनको पता होता है चोरों को, डाकुओं को और जिन्होंने जुर्म करना होता है कि जियो फेंसिंग भी होती है। अब खराबी ये है कि मीडिया ने और हमने मुजरमों को बता दिया है कि पुलिस कौन कौन से टैक्टिक्स यूज़ करती है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करती है, तो वो अब उनको टेक्निक्स का पता है, वो क्या करते हैं कि वो अवॉइड करते हैं उन चीज़ों को। लाहौर में अगर अभी बात की जाए तो 40 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनको अंधा कत्ल का नाम दिया गया, जिनके अंदर शूटर्स इस्तेमाल हुआ है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा शहर है, 40 तो होंगे ना। और शूटर्स के जरिए अगर 40 बंदों को कत्ल किया तो ये देखिए, वो शूटर तो अब चूंकि हम इस शूटर्स को ही देख रहे हैं, इसलिए मैं तजर्बा बताता हूँ। आप ऐसे करें कि बाहर जाएं और जाकर देखें कि जितनी भी सुजुकी वैगनार गाड़ियां वो पीछे से लगी हुई हैं, पीछे से ठुकी हुई हैं उनके। अब बाहर जाकर देख लीजिएगा, आपको हर वैगनार गाड़ी पीछे से ठुकी हुई नजर आएगी, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो एक सिस्टम होता है उसको रेटिकुलम एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो आपको वही दिखाता रहेगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं शूटिंग वाले केस, तो आपको शूटिंग वाले केस बेशुमार नजर आएंगे, लेकिन कोई मुझे सिवाय उस वजह के जो मैंने आपको बताया कि बेनामी प्रॉपर्टी लोगों के नाम पे है, कब्जा ग्रुप थोड़े वीक हुए हैं, तो हो सकता है कि लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी को जिसके नाम पे लगाई है उसने कब्जा कर लिया हो, और इन ग्रुप्स के पास भी बदमाश होते हैं, उन्होंने इनको मरवा दिया हो। ये वजह हो सकती है, अदरवाइज कोई वजह नहीं है कि कत्ल के केसों का एकदम बढ़ जाना। डकैती की तो समझ आती है और रॉबरी की भी समझ आती है, चोरी की भी समझ आती है, लेकिन कत्ल के केसेस के चूँकि ख़ास मुहर्रकात होते हैं, तो इसलिए कोई ख़ास वजह मुझे समझ नहीं, शायद हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। जायदाद के तनाज़े पर किसी शख्स की जान लेना आपके मुशाहिदे में क्या है, कितना आसान है? बहुत ही आसान है। यहाँ तो 10 मरले पे भाई को कत्ल कर देता है, क्योंकि इस केस के अंदर जायदाद भी एक बिल्कुल जायदाद भी, और जान और जार दोनों ही तो ज़्यादा फैक्टर दो ही है ना जी, तो इसमें दोनों फैक्टर होते हैं और बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत से फैक्टर हैं। वैसे आपने जितनी पुलिसिंग की और जिस लेवल तक आप गए, IG लेवल तक आप गए, आप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि कत्ल का केस कितने टाइम के अंदर कंक्लूड करना चाहिए? नहीं, कोई कंक्लूजन वैसे तो 14 दिन दिए होते हैं चालान पेश करने के लिए, लेकिन आपने जिन कंट्रीज़ में जिनके पास हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, वहाँ भी बाज़ 40 साल के बाद केस होते हैं, डिटेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ रेशो बहुत अच्छी है डिटेक्शन की, बावजूद वसाइल ना होने के। तो मुझे नहीं याद कि मेरे सर्विस में कोई ज़्यादा केसेस अनडिटेक्टेड रहे हों। केस डिटेक्ट हो जाते हैं, उसके लिए शर्त ये होती है कि आप उसके पीछे एक डेडिकेटेड तफ्तीशी लगा दें और उस तफ्तीशी को रिसोर्सेज भी देते रहें, जो कि आपके ख्याल में आज का नहीं है ऐसा? होता है जो सेंसेशनल केस होते हैं उसमें तो पूरा महकमा ही लग जाता है वो करने के लिए।
लेकिन जो आम कत्ल के केस होते हैं उसमें तो वो एक तफ्तीशी होता है, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वो उस पर करता है, उसके पास कोई खास रिसोर्सेज नहीं होते। पीएफएसए का इजाफा कत्ल के केसेस को हल करने में कितना मौसर साबित हो रहा है? कत्ल के केसेस को हल करने में मौसर साबित होता है, उसमें डीएनए मैच कर जाता है। जैसे ये अगर डीएनए ना लिया होता आबद मल्ली का बहावल नगर वाले केस में, जिसके साथ वो डीएनए कोल्ड हिट हो गया, उसे कहते हैं कोल्ड हिट, तो आपको ये केस मिलना ही नहीं था, डिटेक्ट ही नहीं होना था आबद मल्ली वाला। तो डीएनए का इसमें रोल है। इसी तरह कसूर के जो केसेस हैं, जैनब वाला केस, चूनिया वाला केस, उसमें डीएनए का बहुत बड़ा रोल है। डीएनए तो पंजाब नागरिक साइंस एजेंसी जो है वो भी कत्लों के जैसे कम है ना, इतने बड़े हम एक एजेंसी बना लेते हैं और फिर पूरी दुनिया को दिखाते हैं, देखिए हमारे पास हमारे पास सेफ सिटी प्रोजेक्ट है और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर, एक बना के फिर हम शोर मचा दें। ये तो हर शहर में होना चाहिए। इसी तरह एक आदमी ने एक आना है आपके पास सैंपल बहावल नगर से या आप रहीमजार खां के एंड से, थाना कोट सब्जल से, तो वो तफ्तीशी या जो भी उसको सैंपल को लेके आएगा, वो ट्रैवल करेगा, लाहौर पहुंचेगा, जमा करवाएगा। तो एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, कम से कम कलेक्शन सेंटर ही ऐसे होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये इन लैब्स की और ज़रूरत है। इस लैब के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि 2-2 साल लग जाते हैं एक केस के सैंपल का रिजल्ट लेने में। लेकिन जो कोई सेंसेशनल केस हो, पॉलिटिकल केस हो, वो तो 24 घंटे में ये वाला result केस मिल भी आप जाता कहते हैं हल हो सकता है, इसको थोड़ी सी अगर हाँ केसेस हल हो सकते हैं। ये जैसे आपने बताया ना, 2 चीज़ें बताई कि जायदाद का भी था और कोई रिश्तेदारी का भी था, तो बिल्कुल हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया, तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। यही तफ्तीशी जो बेचारा हमारा खा वो मिडिल पास हो, मैट्रिक पास हो, उसको इतना तजर्बा हो जाता है कि वो ग्रेड के जरिए ही बता दें। लेकिन उस बेचारे को आप सिर्फ उस एक केस दे दें, उसको टाइम दे दें, उसको रिसोर्सेज दे दें, तो ये केस हल हो सकता है। तो केस हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया। साबिक एडिशनल आईजी पंजाब सरमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि ये केस हल हो सकता है, सिर्फ इसके अंदर जो टीम है, जो तफ्तीशी है, उसको टाइम दिया जाए, वसाइल दिया जाए। तो कोई शक नहीं कि विद इन दिस सर्कमस्टांसिस जो इश्यूज मुद्दई बता रहे हैं, जो फैमिली डिस्प्यूट्स मुद्दई बता रहे हैं, तो उस सारे को वो मद्देनज़र रखते हुए मुलजिम को कानून के कटहरे में ला खड़ा करेगा।
3 महीने से ज़ायद हो गए बंदे को कत्ल हुए हुए, लेकिन पुलिस के पास आज तक कोई भी क्लू नहीं है। मुद्दईयों का कहना है कि उन्होंने पीएम पोर्टल के ऊपर भी दरख्वास्त दी, उन्होंने पुलिस के पास भी अपनी जूतियां जा के घिसाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के कानों पर जो है वो जूं तक नहीं रेंगती और उनको यकीन है कि पुलिस उनको इंसाफ देना ही नहीं चाहती और उनके कातलों को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। हमारे साथ सीनियर माहिर कानून इंतज़ार हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इस तरह के केसेस में क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, क्या इस तरह के केसेस के अंदर मुलजिमान पकड़े जाते हैं, और अगर नहीं पकड़े जाते तो फिर इंसाफ कैसे मुहैया किया जाएगा। राना साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। राना साहब, अमूमी तौर पे अगर कोई बंदा कत्ल हो जाए या उसके साथ कोई वारदात हो जाए और एक अच्छा टाइम पीरियड जो है वो गुजर जाए और केस के अंदर कोई पेशरफ्त ना हो, तो केस के बारे में आपकी क्या राय है, वो उस केस का क्या फ्यूचर होता है? देखिए, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में केसेस का अंदराज होता है। कुछ में मुलजमान नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ में अननोन होते हैं, जिस तरह ये हमारा प्रेजेंट केस है, किसी अननोन बंदे ने आगे फायर मारा और मर गया बंदा। तो इस तरह के सैकड़ों केसेस जो मौजूद हैं पिछले कई सालों से, जिनका बिल्कुल ट्रेस नहीं हो पाता। अब जाहिर बात है, पुलिस भी इंसान है, उन्होंने भी अपने लिमिट में रहते हुए जब तक कोई सुराग नहीं मिलेगा, मुद्दई सुराग नहीं देंगे, या अभी तो फोरेंसिक ने काफ़ी चीज़ें बेहतरी कर दी हैं। टेलीफोन मोबाइल्स ने IMEI नंबर जो है उससे काफ़ी चीज़ें मोबाइल से ट्रेस हो जाती हैं। तो इस तरह जो है, जिस तरह बम ब्लास्ट भी पाकिस्तान में होते हैं, कुछ की कॉल्स ट्रेस होकर वहाँ तक पुलिस पहुँच भी जाती है, या जो CCTV कैमराज हैं। गवर्नमेंट अपने तक कोशिश तो कर रही है, मगर इसके बावजूद चीज़ें मौजूद रहती हैं। अभी भी कभी आप पढ़ते हैं कि 20 साल बाद केस जो है वो मुलजमान पकड़े गए हैं इस तरह। तो मगर ये है कि वो जिस तरह कहते हैं कि खून नहीं छुपता, ठीक, तो कहीं ना कहीं लेटर और सूनर, मगर ये है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो दो चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। फिर ऐसे केस जो हैं वो दाखिल दफ्तर कर दिए जाते हैं, जब कभी पता चलता है और मुलजम गिरफ्तार होता है तो फिर उनको दोबारा रीइनिशिएट किया जाता है। राना साहब, इस केस के अंदर जो कत्ल से पहले की हिस्ट्री है वो भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है बाकी कत्ल के केसों से। जो मकतूल है उसकी पहली बीवी ने खुदकुशी कर ली थी, इसने मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन जो लड़की के पुरसा थे उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं, उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। फिर उस मकतूला की सुतेली बहन से इसने शादी की, वो शादी नहीं चल सकी और वो तलाक हो गई। इस शख्स की सारी प्रॉपर्टी, यानी मकतूल की सारी प्रॉपर्टी जो है उसके 3 बच्चों के नाम थी। फिर जो लड़की के पुरसा थे उन्होंने बच्चों की कस्टडी के लिए केस कर दिया, वो सारे केस ये जीत गया। फिर इसको धमकियां देते थे, इसने उनके ऊपर 25 टेलीग्राफिक एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया और फिर एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट जो है वो चलते रहे। ऐसे केस में जब मुद्दई मकतूल के मरने से पहले बॉस सी अपनी फैमिली के अंदर डिस्प्यूट थी और वो FIR के अंदर शुबा भी जाहिर करते हैं कि हो सकता है कि जो उसके सुतेले साले हैं वो करें, इस सूरत में पुलिस का क्या फ़र्ज़ बनता है? देखिए, पहले तो जब कोई इंसिडेंट होता है, जो FIR होती है, पुलिस उसके मुताबिक कार्रवाई करती है, क्योंकि किसी को नॉमिनेट किया जाता है या किसी पर शक का इजहार किया जाता है, या सब्सिक्वेंटली सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आफ्टर अ वीक और कुछ अरसे के बाद उन्हें पता चलता है कि इस तरह से हुआ है, तो उस पर नॉर्मली इस तरह नहीं होता कि पुलिस कार्रवाई ना करे। जिन बंदों को नॉमिनेट मुद्दई करते हैं उनको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करते हैं। हाँ, उसके बाद पुलिस की 169 के तहत अपनी जो है पावर है कि वो अगर समझते हैं कि इसके खिलाफ कंक्रीट एविडेंस मौजूद है कि इसको खिलाफ फर्दर प्रोसीड किया जाए, तो उसके पर गिरफ्तारी डाल देते हैं या उसके खिलाफ जो है एविडेंस क्रिएट। दिस इज़ अ ब्लाइंड मर्डर। ठीक, अब बज़ाहिर तो आप जो कह रहे हैं कि उसकी पहली बीवी की खुदकुशी की, फिर प्रॉपर्टीज़ आगे ट्रांसफ़र हुई, फिर दूसरी बीवी के साथ सेपरेशन या मल्टीपल जो इश्यूज़ क्रिएट, मगर हो सकता है कि इस मर्डर के पीछे कोई और हो, क्योंकि इंसान आजकल हमारा माहौल भी ऐसा है कि हम बताते नहीं हैं किसी के साथ लेन देन का इशू हो बाजार, और वो उसको पता भी हो कि बज़ाहिर इनका एक डिस्प्यूट चल रहा है तो कत्ल उनके ऊपर डल जाएगा। ठीक है, तो पुलिस इन सारी लाइंस के ऊपर कर रही होगी। देखें अब उसमें फर्दर जो भी आपका जितना वसी तजुर्बा है, राना साहब ये बताइएगा कि अगर एक कत्ल का मुकदमा डिले होता रहे तो उसका कभी रिजल्ट जो है वो आ सकता है, और जो डिजायर्ड रिजल्ट मुद्दई चाहते हैं वो उनको मतलूबा रिजल्ट कभी मिलता है? देखें, डिज़ायर्ड और जो बाकी चीज़ें हैं उसमें तो जिसने मर्डर किया है उसको पकड़कर सज़ा देना, ये स्टेट जो क्रिमिनल मैटर है दैट इज़ अगेंस्ट स्टेट। इंडिविजुअल के खिलाफ भी होते हैं मगर स्टेट के अगेंस्ट भी होते हैं। जिस तरह आवाज़ भी पड़ती है तो बनाम सरकार का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वर्सेस स्टेट, इसीलिए कि मुल्क के अंदर क्राइम है और बाकी लोगों को वो
इंसाइट कर रहे हैं कि वो मज़ीद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करें, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए स्टेट भी इसमें अपना रोल प्ले कर। मगर यह है कि जब तक कोई बंदा पकड़ा नहीं जाएगा, उसमें उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलेगी, तो मैटर कैसे आगे चले। 302 के केस में अगर कोई एविडेंस नहीं मिलती, जैसे इसके अंदर एक बंदा है जो गोली मारता नजर आता है लेकिन उसका चेहरा क्लियर नहीं है, और वो बंदा नहीं मिलता, या पुलिस जो है वो जियो फेंसिंग वगैरह नहीं करती या टेक्निकल असिस्टेंस नहीं लेती, तो 302 का केस जो है वो ठप हो जाता है। बड़ा जाहिर बात है, जब तक कोई मुलजम पकड़ा नहीं जाएगा, अब आपने किसी को राह चलते पकड़ के तो उसमें सजा नहीं दे देनी। इसके अलावा इतना ज़रूर है कि हमारी पुलिस की ट्रेनिंग की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ये है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एक तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके पास केसेस की तादाद भी कम होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास जब एक केस के बाद दूसरा केस आ जाता है उसकी तवज्जो उससे हट जाती है, फिर कोई एमरजेंसी कोई मैटर आ जाता है तो फिर उस तरफ चल पड़ता है, ताकि उसके पास ये भी हो कि उसको प्रॉपरली देखा जाए कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता उससे आगे ना चला जाए। क्योंकि वो, और दूसरा इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जब तक मुद्दई भी प्रॉपरली परसू नहीं करता, पुलिस भी बिल्कुल एक्टिव नहीं होती। कितना मुश्किल होता है एक मुद्दई के लिए, अगर वो रहते लाहौर में हो, पर्चा जो है वो अनफॉर्चुनेटली हदूदबंदी के दौरान दूसरे ज़िले में चला जाए, तो आना जाना कितना मुश्किल होता है। देखिए, ये तो फिर पूरे मुल्क का इशू है। अभी भी हम मल्टीपल केस कर रहे हैं, एक लड़की है उसके 10-12 लाख रुपए का, जो बेचारी सरगोदा से डेली ट्रैवल करती है, 60-70 चक्कर लगा चुकी है अपनी रिकवरी। तो एट दी एंड हम देखते हैं वो सिस्टम की खराबी है, क्योंकि पहले भी हम इस पर बात करते रहते हैं कि प्रोसिक्यूशन को उसकी जगह पे खड़ा होकर। राना साहब ये बताइएगा, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया ना कि बंदा कत्ल हो गया, दूसरी तरफ बच्चे हैं जिनके नाम सारी प्रॉपर्टी है। अगर 1 मिनट के लिए हम ये मान लें कि ये सारा कुछ प्रॉपर्टी के लिए हुआ है या हो रहा है, तो फिर बच्चे भी तो एट स्टेक होंगे। तो जो प्रॉपर्टी बच्चों के नाम है वो आगे किसी को कब तक नहीं कर सकते, और कब तक बच्चे जो हैं वो महफूज हैं, यानी इस प्रॉपर्टी की वजह से। देखें, एक तो ये है कि हमारी जो विरासत है वो मैयत की विरासत है। जिस दिन कोई फौत होता है, मैयत की शक्ल में चला जाता है, उसके जो जिंदा वारिस हैं वो उसके वारिस होते हैं। अब उसके बच्चे वारिस हैं, प्रॉपर्टी उनके नाम थ्रू ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफ़र हो जाएगी। वो चाहे आप FSI नादरा के रिकॉर्ड के ज़रिए जाके करवाएंगे जहाँ से। उसके बाद 18 साल की उम्र तक, क्योंकि वो अडल्ट नहीं होते, वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। कोई भी नहीं बेच सकता। कोई भी नहीं बेच सकता। उससे पहले बेचने के लिए ज़रूरी होता है कि अदालत से गार्डियन अपॉइंट कराया जाए किसी को। पहले गार्डियन ऑफ दीज किड्स एज पर्सन गार्डियन अपॉइंट होगा, उसके बाद गार्डियन एज प्रॉपर्टी अपॉइंट। फिर उसकी अगर बेचनी भी है 18 साल से पहले, तो उसकी भी परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ेगी। जिसको आप बेचेंगे उसकी सेल की परमिशन भी कोर्ट से लेनी पड़ेगी, उसकी प्राइस की परमिशन भी कोर्ट से लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप बेच के पैसे आ जाएंगे, उनको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका भी आपने हिसाब जो है वो कोर्ट में देना। तो ये सारी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो कानून मैक्सिमम लगा सकता है। तो जो प्रॉपर्टी बच्चों के नाम हो गई है वो 18 साल तक बच्चों के पास, बच्चों के नाम ही रहेगी अनटिल और अनलेस के कोर्ट उसकी परमिशन दे कि बच्चों की वेलफेयर के लिए या स्टडी के लिए उस प्राइस की। और दूसरा, जो बच्चों की नानी है, बच्चों की कस्टडी लेने की वो कोशिश कर चुकी, लेकिन केस वो हार चुकी है। तो इस सूरत में जब उसके बच्चों के वालिद और वालदा दोनों इंतकाल कर गए हैं, तो गार्डियनशिप असूली तौर पे किसके पास रहती है? नहीं, देखें, अगर आप कह रहे हैं कि दोनों के वालिद और वालदा जिंदा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल नानी केस हार सकती है। अगर हुआ है तो शायद उनसे कोई उसमें जो उनको प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम हुई है, अदरवाइज तो उसके बाद पहला हक नानी का ही होता है। नानी, दादी, दादा, दादा। अभी बच्चे जो है वो अपनी दादी के पास रहते हैं। चलें, ये फिर हो सकता है कि दादी के हक में हो गया होगा, नानी के हक में ना, दादी के हक में। हाँ, तो ठीक है, तो वो तो फर्स्ट ब्लड रिलेशन है ना, फिर तो अब किसी स्ट्रेंजर के पास तो बच्चे नहीं ना गए। और अगर नानी जो है वो चाहती हैं कि बच्चे उनके पास रहे, तो उसके लिए क्या? उसके लिए अगर कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, फिर तो हम इस बारे में बात ही नहीं कर सकते। अगर दोनों नहीं, इस केस की नहीं, वैसे अगर नाना यानी माँ बाप दोनों फौत हो गए, नाना नानी अपने विजिटिंग राइट्स ले सकते हैं कि वो उन बच्चों से मिलते रहें, और उनके ऊपर अगर किसी भी स्टेज पे वो फील करते हैं कि बच्चों की लुक आफ्टर प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो कोर्ट में दरखास्त दे सकते हैं ताकि उनके बच्चों की कस्टडी दोबारा मिल सके। बहुत शुक्रिया। राना इंतजार साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। केस का फैसला जो भी हो, मुलजिम पकड़े या ना पकड़े जाए, लेकिन जुल्म की इंतहा तो उन बच्चों के ऊपर है जिनके अभी कुछ उम्रें भी नहीं है, अभी वो बिल्कुल नौखेज़ कलियाँ हैं, और उनके वालिदैन का साया जो है उनके सर से उठ गया है, और एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी जो है उसका सामना उनको करना पड़ना है। और अभी बचपन में ही उनको इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि उनके नाम पे जो उनके वालिद की प्रॉपर्टी है उसके लिए बहुत से लोग जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। राना साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि लेजिस्लेशन वगैरह होनी चाहिए, लेकिन आज उन्होंने जो बात कही वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि
मुकदमों के अंदर इंसाफ में जो ताख़ीर है उससे बहुत सी बेइंसाफ़ियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। और इस केस के अंदर भी 90 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी, 90 से ज़ायद रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है और मुद्दइयों को सेटिस्फाई करने के लिए भी पुलिस के पास वक्त नहीं है, जिसकी वजह से मुद्दई जो हैं वो थानों के चक्कर लगा लगा के अपनी जूतियाँ जो हैं वो घिसा रहे हैं और वो इंसाफ के मतलाशी हैं। PM तक वो चले गए हैं, उन्होंने PM पोर्टल पर भी दरख्वास्त दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनकी दादरसी जो है वो नहीं हो रही। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।